हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज हैं कि आपके लिए हम लाए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उनके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू इट्स गोल चैनल। हम इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन महाभारत, तीसरा वेद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेद। इस क्वेश्चन को आप जान सकते हैं इंग्लिश में। हु इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ इंडिया? रामायण, महाभारत, वेद, नन ऑफ दिस, एंड आंसर विल बी वेद। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता पहला ऑप्शन सोम, दूसरा सावित्री, तीसरा विश्वामित्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं? ऑप्शन 1 सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर विल बी नंबर 2 यजुर्वेद। आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। पांचवा क्वेश्चन, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, इनमें से कोई नहीं। तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा गुप्त वंश से संबंधित है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुई? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मैत्रेयनी, गार्गी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 मैत्रेयनी। इसका सही उत्तर है नंबर 1 मैत्रेयनी। ठीक। बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी किससे वर्णित है? जातक, हीनयान, कल्पसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक से संबंधित है, वर्णित है। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी जातक से वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन है 8वां, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है कथावस्तु, जातक, भगवती, इनमें से कोई नहीं। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, किस साहित्य को आगम कहा जाता है? किस साहित्य को आगम कहा जाता है? तो इस आगम का मतलब इतिहास में आने वाले, जो मतलब आगे
इतिहास के बारे में जो जानकारी बहुत सबसे पहले दिए उसी को आगम। तो किस साहित्य को आगम किया जाता है, कहा जाता है? तो यहाँ पे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, इट्स क्लियर। ओके, तो आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, तो इसका सही आंसर है नंबर 2, कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, तो आंसर नंबर 2। अब 11वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक में कितने तरंग हैं? राजतरंगिणी पुस्तक में कितने तरंग हैं? तो इसका सबसे अच्छा कौन सा, इसमें से सबसे सही कौन सा उत्तर है? तो इसमें सब राजतरंगिणी पुस्तक में 8 तरंग है। 8 तरंग होते हैं, जिसका संबंध 8 तरंग होते हैं राजतरंगिणी पुस्तक में, पूरे 8 तरंग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1। इट्स क्लियर। राजतरंगिणी का संबंध किसके इतिहास से है? तो ऑप्शन है कश्मीर के इतिहास, फ्रांस के इतिहास, अमेरिका के इतिहास और इनमें से कोई नहीं। तो राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसका भी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है नेहरू जी, गांधी जी, पारनी, कल्हड़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन है टेसियस, सिकंदर, निरकास, हेरोडोटस। अब दोस्तों हिस्टोरिका पुस्तक है वो है हेरोडोटस का। हिस्टोरिका पुस्तक है हेरोडोटस का। तो आंसर हो जाएगा चौथा। अब इस क्वेश्चन में ये हेरोडोटस है कौन? हेरोडोटस इतिहास का पिता माना जाता है। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत पारस मतलब कि ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब सीरियान नरेश अंतियोकास का राजदूत था। सीरियान नरेश अंतियोकास का राजदूत था, मतलब कि सीरियान नरेश अंतियोकास का राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमेकस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 डाइमेकस सीरियान नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। टालमी कौन सा पुस्तक लिखा? टालमी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? टालमी ने भारत का भूगोल पुस्तक की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 1। ठीक। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, आंसर 4। इतना बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज की वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं, आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। आज का टारगेट हमारा 1000 लाइक का 1000 लाइक पहुंचा दीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको
जल्द से जल्द ऐसी जीके की वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँ। इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसकी भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है? किसकी भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट। वेन्सांग की भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ये वेन्सांग है कौन? वेन्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में 645 ईस्वी में चीन लौट गया। और यह बिहार में नालंदा जिला में, बिहार के जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाया आया था। इसी के भ्रमण वृत्तांत को सीयूकी के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर करेक्ट 1 आहत सिक्का। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। इसी को साहित्य में कासारपड़ भी कहा गया है। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों, जो अभिलेख होते हैं, जो कलाएं होती हैं, अभिलेख होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एपिग्राफी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है पूरा? दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं हर रोज़ जब नई वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड पोस्ट करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास, कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दक्षिण भारत की मंदिर की कला कहलाती है। दक्षिण भारत की मंदिर की कला कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? दक्षिण भारत में जो मंदिर की कलाएं हैं उसे शैलियों के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी शैली है जो दक्षिण भारत में मंदिर की कला कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़ शैली। इट्स क्लियर। और सॉरी दोस्तों, ऊपर का एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा। उत्तर भारत के मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों को किस शैली के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली का नाम जो है वो नागर शैली है। नागर शैली इसमें है ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी लाइफ में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंट्रेंस की एग्ज़ाम की वजह से इतिहास के सारे हम वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। ये इतिहास का पहला पार्ट था। ठीक, तो दोस्तों आज इतिहास का पहला पार्ट ख़त्म होते ही आज का टारगेट है 1000 लाइक का। आप लाइक करना ना भूलें। ठीक दोस्तों, तो ऑल द वेरी बेस्ट।